आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते। इस वीडियो में आज हम जानेंगे क्या कुछ बीता है रूस यूक्रेन युद्ध में, क्या कुछ घटनाएं हुई हैं, क्या कितनी सफलता है रूसी सेना की। ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो की शुरुआत हम कर चुके हैं यहाँ पर जापोरिजिया फ्रंट लाइन से। जापोरिजिया फ्रंट लाइन में अगर देखते हैं 15 मोर्टार व्हीकल और 80 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान मेंशन था। ये कुछ इस तरीके से रोजाना ही रिपोर्ट निकल कर आती है, इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है। हुलियापोल शहर की तरफ देखते हैं तो बमबारी जारी है लगातार। कुछ और वीडियोस निकल कर आई थी आज फिर से। फैब बमबारी चौबीसों घंटे किस प्रकार हो रही है। सुखोई 34 और सुखोई 35 फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट्स के द्वारा, ये रशियन एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है। कॉल टू सरेंडर, एक कॉल टू सरेंडर करके पैम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। रन और सरेंडर, या कि आप भाग जाइए या कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। अगर आप ये दोनों ही नहीं करते हैं तो आप मारे जाएंगे, यू विल डाई। इस रशियन फोटो को देख के इस जो कि ये पैम्पलेट के बारे में न्यूज कवर करती है, इसमें फ्रंट लाइन कुछ इस तरीके से दिखाई गई है कि हुलियापोल शहर इंसर्कल्ड जैसी स्थिति में दिखाई देता है। खैर ये बात सही भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये कंटेस्टेड इलाके जो कि आज निकल कर आए हैं, मार्क किए गए हैं सोर्सेस के द्वारा, जो खबर दी जाती है इनके आधार पर, तो फिर ये हुलियापोल शहर ऑलरेडी इनसर्कल हो चुका है, क्योंकि सारी सप्लाई रूट यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी हैं। दोनों ही सप्लाई रूट्स अगर देखें हुलियापोल शहर की तरफ आने वाली, यहाँ पर पेंट करने की मैं कोशिश करता हूँ। एक सप्लाई रोड कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आती है, और एक और सप्लाई रोड देखें तो कुछ इस प्रकार से इस शहर में आती है। ये दोनों ही सप्लाई रोड से सामान पहुंचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि अगर देखने की कोशिश करें क्या कुछ दूरी है रशियन पोजीशन से, तो ये 7 से 8 किलोमीटर तक होती है, जो कि रशियन एफपीवी ड्रोन्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। इवानिवका में शायद कुछ देखने को मिला है। एक ट्री लाइन यहाँ पर यूक्रेन के खाते में जोड़ दी गई है एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर। और पक्रोव्स्क में कुछ सफलता निकल कर आई थी। कोतलिने गांव से लगे हुए इलाके में रेलवे लाइन का इलाका देखने को मिला है रूसी सेना की सफलता के तौर पर आज। और ये जो गांव देखने को मिलता है पक्रोव्स्क शहर से लगा हुआ ही है ये गांव, इसमें सफलता देखने को मिली है रूसी सेना के लिए। ये सफलता आप देख सकते हैं यूक्रेनियन बमबारी के आधार पर ये मार्क की गई है, और इससे एक बात मालूम चलती है कि रूसी सेना यहाँ पर आगे बढ़ चुकी है पक्रोव्स्क से और भी सफलता अर्जित करने के लिए। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से भी मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। निचले छोर में भी एक छोटी सी सफलता ये एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर मार्क की गई थी। ज्यादातर पक्रोव्स्क तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से 90%, 99% तक रूसी सेना के नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, ऑक्यूपेशन में है। लेकिन मिर्नोग्राड में भी अब आगे बढ़ रही है रूसी सेना, और यूक्रेनियन सैनिक यहाँ पर एज इट इज फंसे हुए हैं। इसके लिए यूक्रेनियन सेना हो सकता है कुछ काउंटर अटैक्स आजकल में ही स्टार्ट कर दे। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ठोस कारण है उसका। पहले ये रूसी सफलता देखिए, ये छोटी छोटी सफलताएं कुछ निकल कर आई थी इसी फ्रंट लाइन से। ये एक फार्म हाउस या नहीं फैक्ट्री का इलाका जैसा कुछ दिखाई देता है। रेलवे लाइन भी यहाँ से निकलती है इस गांव से। आगे देखते हैं कॉन्स्टेंटिनोवका की ओर, तो बहुत कुछ खास नहीं है। सिवियर्स्क में देखने को मिला है ये गांव। एक गली का आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के कंट्रोल में, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस यहाँ पर ऑपरेट करती हैं, और बीते 24 घंटे में 230 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान बताया गया था। और रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस गांव पर कब्जे की भी आधिकारिक पुष्टि की थी ऑफिशियल रिपोर्ट में। और सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देखना शायद हम भूल गए थे, इसको भी देखते हैं। 465 यूक्रेनियन सैनिक देखने को मिले थे, और एक टैंक, 9 आर्मर्ड व्हीकल, कुछ इस प्रकार से नुकसानों का वर्णन था।
शायद शायद हमने वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट नहीं देखी है, तो देख लेते हैं। 210 यहाँ पर वर्णन था कुछ इस प्रकार से, ये सब ने रीड कर लिया। सिवियर्स तक हम पहुंच चुके थे। सिवियर्स में देखे तो बहुत सारे एफपीवी ड्रोन आइकन देखने को मिलते हैं, ये देखिए। और बीते कुछ दिन, बीते एक हफ्ते पीछे करता हूं मैं, 20 तारीख से लेकर और 27 तारीख तक देखें तो कितना ज्यादा एफपीवी ड्रोन बमबारी हुई है अलग अलग प्रकार की, ये देखने को मिलता है। सिवियर्स्क शहर की ओर आने वाली दोनों ही सप्लाई लाइंस पूरी तरीके से एफपीवी ड्रोन्स के कंट्रोल में है। पहली सप्लाई लाइन ये लाल रेखा में मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया, और तीसरी सप्लाई लाइन कुछ दूसरी, हाँ दूसरी सप्लाई लाइन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, जहां पर इस सप्लाई लाइन में भी बहुत सारी बमबारी हो रही है। यही दो सप्लाई लाइंस हैं जो कि अब काम नहीं कर रही हैं, और यूक्रेन को इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, यूक्रेनियन सेना को इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा हालात आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाएंगे। आउट ऑफ कंट्रोल अभी भी वैसे है नहीं अगर देखें तो, लेकिन ज़ैपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देखते हैं तब तक हम। 235 यूक्रेनियन सैनिकों का इसमें नुकसान बताया गया था, मारे जाने वाले सैनिक और घायल सैनिकों को जोड़ दे तो ये संख्या निकल कर आती है। कुछ कुपियांस्क के ऊपर एक आइकन हमें देखने को मिलता है नीले रंग में, जो कि हमें बता रहा है यहाँ पर यूक्रेनियन सेना के द्वारा काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन इसके वीडियो सबूत निकल कर नहीं आए हैं। वोपचांस्क शहर से सफलता निकल कर आई है, शहर के रिहायशी इलाके में नहीं, लेकिन इसके बहुत पास ये एक गांव का कुछ रिहायशी इलाका, साथ ही साथ ये जंगल का इलाका देखने को मिलता है कि ये सब आ चुके हैं रूसी सेना के कंट्रोल में, नियंत्रण में। और एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट भी देखते हैं। यहाँ पर देखें तो 118 ड्रोन्स का जिक्र था एक रिपोर्ट में, और थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जस्ट एक सेकेंड, हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं यहाँ पर, तो और कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए एक रिपोर्ट और, हाँ, और इसमें 19 ड्रोन्स का जिक्र है। 19 और 118 को जोड़ दे तो ये हो जाता है लगभग 137 ड्रोन्स। ये संख्या मार गिराई गई थी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। एक्चुअल नंबर ऑफ ड्रोन्स जो यूक्रेन ने मारे थे ये इससे थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं। रशियन ऑयल एक्सपोर्ट के बारे में एक चार्ट निकल कर आया है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अटेंशन में आपकी लाना चाहूंगा। 2022 से 2025 तक अभी खत्म होने को आ गया, किस तरीके से ऑयल एक्सपोर्ट मैनेज कर पा रहा है रूस। यहाँ पर एक एवरेज निकालने की कोशिश करें तो 3.25 मिलियन बैरल्स पर डे की संख्या निकल कर आती है। युद्ध की शुरुआती कुछ महीनों में कुछ समस्या आई थी, अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करें शुरुआती 3 से 4 महीने में, लेकिन उसके बाद फिर इस चीज को अडाप्ट कर गया रूस, और आज की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा खास दिक्कत है नहीं। अगर इसकी इवैल्यूएशन की बात करें कितनी लगभग निकल कर आती है, तो ये कम ज्यादा होती रहती है मार्केट के रेट्स के हिसाब से, लेकिन ये बहुत अच्छी स्थिति कही नहीं जा सकती रूस के लिए, संतोषजनक हाँ कही जा सकती है। अभी के अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली बट रिमेन अबव $1 बिलियन पर वीक। हफ्ते की बात कर रहे हैं हम, पर वीक $1 बिलियन से ज्यादा का ही ये ऑयल एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। ये एकमात्र चीज नहीं है जो कि रूस एक्सपोर्ट करता है दुनिया के अलग अलग देशों को, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वी हैव सीन न्यूमरस लीक्स एंड अटैक्स थ्रू ब्रिटिश मीडिया एंड सोशल मीडिया ऑन द वेरी आइडिया ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट। डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर रूस के ये बता रहे थे किस प्रकार से पश्चिमी देशों की मीडिया के द्वारा, खासकर यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इस बारे में बहुत ज्यादा हाइप फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। विक्टॉफ ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव स्पेशल एनवॉय मिलने वाले हैं पुतिन से, ये एक हफ्ते में हो सकता है, अगले हफ्ते मीटिंग हो सकती है, क्योंकि काम जारी है अमेरिका और रूस के बीच में शांति को लेकर। हालांकि यूरोप और यूक्रेन इस चीज को संभव होने नहीं देगा, ये मेरा मानना है। दिमित्री पेस्कोव रूसी सरकार के स्पोक्स पर्सन ने बताया था कि अभी लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें, कोई कंक्लूजन पर लैंड ना कर जाए कि अब तो शांति स्थापित हो गई, क्योंकि शांति स्थापित होना इतना आसान है नहीं। ये एक वीडियो में आप देख सकते हैं, एक यूक्रेनियन फाइटर जेट और मोस्ट प्रोबेबली F-16 फाइटर जेट किस प्रकार से एक रूसी ड्रोन को मार गिरा रहा था।
142 ड्रोन्स का उपयोग किया था रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले करने के लिए, ऐसा इनकी एयर डिफेंस फोर्सेस का कहना है। यूक्रेनियन एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट का कहना है। उमेरोव नेशनल यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी से एंटी करप्शन एजेंसीज ने पूछताछ की है। इनके जो और साथी हैं इनर सर्कल्स में, इनके खिलाफ भी एक्शंस तेज होते जा रहे हैं और जेलेंस्की के जरूर कुछ ना कुछ काउंटर अटैक्स आएंगे इन एंटी करप्शन एजेंसीज के ऊपर, ऐसा मेरा मानना है। पीस एग्रीमेंट, अमेरिका चाहता है कि एक पीस एग्रीमेंट पहले हो जाए, उसके बाद फिर सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन के लिए क्या है इस पर सोचेगा अमेरिका। शांति स्थापित होने से पहले सिक्योरिटी गारंटीज पर साइन करना नहीं चाहता अमेरिका, या कुछ वादा करना नहीं चाहता अमेरिका। यूक्रेनियन सेना के चीफ जनरल सिर्स्की ने यह बताया था कि बहुत जल्दी एक काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होगा। ये कहाँ होगा, कब होगा, ये वक्त बता देगा। ये अभी के लिए इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि या तो कुपियांस्क फ्रंट लाइन में या फिर पक्रोव्स्क फ्रंट लाइन में एक काउंटर ऑफेंसिव हमें देखने को मिलेगा, या फिर कहीं और हो सकता है, लेकिन ये बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। यूएस आर्मी सेक्रेटरी जो कि हाल ही में यूक्रेन की यात्रा पर आए थे, एक बहुत अजीब बात इन्होंने बोली जो कि यूक्रेन को पसंद नहीं आएगी। यूक्रेन के लिए एक बहुत अजीब बात हो सकती है। यूक्रेनियन सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा था यू आर लूजिंग। इन्होंने वार्न किया कि अभी जो हालात है इस हिसाब से आपको जल्दी करनी चाहिए और एक लाइकली डिफीट, आपको युद्ध में हार देखनी पड़ सकती है, इसलिए थोड़ा जल्दी कीजिए शांति स्थापित करने के लिए। टॉप यूएस नेगोशिएटर वार्न यूरोपियंस दैट रशिया इज स्टॉक पाइलिंग मिसाइल्स। यूरोपियंस को भी वार्न किया गया है ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। इनका नाम मैंने हाईलाइट कर दिया है। इस रिपोर्ट का मैं आपको एक जल्दी जल्दी मतलब बताता हूँ। इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव ने यूरोपियंस और यूक्रेनियन रिप्रेजेंटेटिव्स को ये बताया है कि रूस जिस रफ्तार से मिसाइल्स छोड़ता है यूक्रेन पर, जिस रेट से रूस मिसाइल हमले करता है यूक्रेन के ऊपर, इससे ज्यादा तेजी से मिसाइल्स का निर्माण कर रहा है रूस। इसका मतलब ये है कि मिसाइल की अच्छी खासी एक मात्रा स्टॉक पाइल्स में रूस के पास इकट्ठा हो चुकी है और यूक्रेन को जल्दी करनी चाहिए, यूरोप को जल्दी करनी चाहिए, वरना बहुत सारा नुकसान हो सकता है यूक्रेन को जल्दी ही। और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से लूज कर सकता है। यूक्रेन में ज्यादातर पावर प्लांट्स वैसे भी काम नहीं कर रहे हैं, केवल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स शायद काम कर रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स ज्यादातर ठप पड़े हैं। स्थिति बहुत नाजुक है ऑलरेडी, लेकिन इसके बावजूद जेलेंस्की डज नॉट वांट टू गिव अप डॉनबास। जेलेंस्की डॉनबास की जमीन देना नहीं चाहते। ऐसा इसलिए क्योंकि जेलेंस्की जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर उनका राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी एक सपने में जी रहे हैं। शायद ये इनके अप्रोच में थोड़े से बदलाव देखने को मिले हैं। अब ये पहली बार में ट्रंप की बातों को अस्वीकार नहीं करते, पहले स्वीकार कर लेते हैं, फिर कुछ चेंजेस करवाते हैं। लेकिन अपनी जो मुख्य मांग है यूक्रेनियन सेना को कम ना करने की और यूक्रेन की धरती ना देने की, इन सारी जो मुख्य मांगों पर इनकी राय है, ये अभी भी अनचेंज्ड देखने को मिलती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।